नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बढ़ाते जाएंगे उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ये रेसिप्रोकल टू मोलर मास होता है। इसका मतलब क्या? अगर मोलर मास ज़्यादा है यानी पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे तो उस पार्टिकुलर सोल्यूशन में उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मोलर मास से क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। ध्यान रखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप सॉल्यूट बढ़ाएंगे और मोलर मास बढ़ाने से ये वैल्यू कम हो जाएगी। समझ गए? इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए उसको आगे हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अगला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग डिटेल से। तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कम कितना हो गया, इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो भाई एक तो प्योर स्टेट में हो गया, उसको बोलते हैं पी नॉट, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो सोल्यूशन बन गया, तो उसको बोलेंगे पी एस। आपने कहा है कि पहले से कम हो जाएगा, इसका मतलब पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। तो सर कितना कम हो गया? पी नॉट माइनस पी एस। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब किसी के रिस्पेक्ट में आप ले लेंगे, जैसे मान लिया पी नॉट के रिस्पेक्ट में लिया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये देखिए इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली किससे मेजर किया गया था? ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ये भी बहुत ट्रिकी सवाल में से आता है। पी नॉट माइनस पी एस कैसे निकालेंगे? तो वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर और नीचे वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड कंटेनर। सवाल में दिया रहता है, रख करके ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। या फिर सवाल में देगा लॉस इन सॉल्यूट कंटेनर और लॉस इन सोल्यूशन कंटेनर, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन हम लोग ट्राई करके देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा है, या इसको पूछा जा रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 80 डिग्री सेल्सियस इज लोवर्ड बाई। देखिए लोवर्ड बाई का मतलब ये आया पी नॉट माइनस पी एस। जी सर। डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज कितना है? 750 mm। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए पी नॉट माइनस पी एस, अगर इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे ये वाला फार्मूला भी यूज करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? अगर आपको इसमें मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप इसका ट्रिकी फार्मूला यूज कर लीजिए। वो क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ध्यान रखेंगे, और माइनस क्या कर देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या लोअरिंग दे रखा ना सवाल में 10 mm, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। और पी एस, यहाँ देखिए पी एस कितना आएगा, यानी पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है? बोलो 10 है, और ये 750 आपका दिया है कितना? पी नॉट। इसका मतलब पी एस की वैल्यू कितना आएगा? 740 आएगा। समझ पा रहे हैं ना? बराबर यहाँ पर इसको खोल लिया जाए फार्मूले को, N1 यानी W बाई M। सॉल्यूट आपका कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहाँ पर लिख दिया जाए कितना ग्राम है? 2 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दिया 2 ग्राम, इसका मोलर मास M हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय N2 यानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है? 78 ग्राम, और इसका मोलर मास भी यही आएगा, और निकाल के देख लो C6H6। तो इसका होता है 12 गुणे 6, ठीक है ना, प्लस 6, ये आएगा 78। तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 78, डिवाइड करने से 1 आएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा आपका 148। ध्यान से सॉल्व करेंगे, अगर इसमें जरा सा मिसमैच करेंगे तो 150 आएगा।
ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। आप इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू रखना है, गलती से भी नेग्लेक्ट मत कर देना है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज करना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जब हमारा लिक्विड क्या करता है, हम लोग कहते हैं बॉइल करता है, नहीं, एक ऐसा टेम्परेचर जब हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, कितना, 1 atm के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका TB और ये हो गया आपका TB0। TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है। TB0 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो जैसे सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो TB की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। कितना बढ़ गया, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, TB माइनस TB0, और ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, डेल्टा TB। और यही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? और इसको ग्राफ समझते हैं। देखिए ये आपका 1 atm प्रेशर है, यहाँ पर टेम्परेचर आपने लिया है, ये वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट का देखो ये लाइन है ना, ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब 1 atm हो जाएगा, ठीक। अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो वेपर प्रेशर पहले से कम आएगा, यानी ये वाला लाइन इसके नीचे जाएगा। जी सर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ना, यानी अब पहले से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा 1 atm तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला लाइन आपका देखो क्या बता रहा है, प्योर सॉल्वेंट का TB0, और ये वाला क्या बता रहा है, TB। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा TB। इतनी बात समझे। क्योंकि डेल्टा TB क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ये KB लगाएंगे। KB का नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको इबुलियो क्यों कहते हैं, क्योंकि डेल्टा TB का जो मेजरमेंट का प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपी, ठीक है। इसका ये वाला फार्मूला जरूर याद रखेंगे, इसको खोल लीजिए। कैसे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी क्या होता है, W/M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल में कभी कभी KB नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो उसलिए हम लोग एक नया फार्मूला भी यूज करेंगे। कैसे, KB इज इक्वल टू MR/TB का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H ऑफ वेपोरेशन इंटू 1000। इसको याद कर लीजिए, मरते तो हैं 1000, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। ये सारी बात किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। जैसे M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, किसकी, इसकी वैल्यू याद रखना 8.314। अगर वो कैलोरी में होगा तो ये 2 आएगा, ठीक है ना। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा H ऑफ वेप क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर ये KB नहीं दिया सवाल में तो इससे आप कैलकुलेट करके सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक सवाल ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। जी सर, बॉइल्स एट 373.52 केल्विन। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, क्या था, W/M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इतना है कि नहीं, और एट 300, ठीक है, एट 300 केल्विन पर ये बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो यार इसका डेल्टा TB निकाल लीजिए। अगर निकालेंगे तो 300 इसको माइनस कर देंगे, फिर कितना आएगा, नियर अबाउट ये आएगा 0.52। सही है ना भाई। बॉइल्स एट, कैलकुलेट द मोलर मास, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है एट 300 केल्विन, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो ये आएगा डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आएगी, 0.52। समझे कहाँ से आया, एट 300 ये दिया है और इस पे ये आपका दिया है, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे, ये आएगा। और KB की वैल्यू तुम्हारा कितना दिया है, ये दिया है 0.52 इंटू W। नॉन वोलेटाइल कितना है, 2 ग्राम, इसका मोलर मास पूछा है, इंटू क्या कर देंगे 1000 और डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है, 20 ग्राम ऑफ वाटर।
और जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसका मोलर मास आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ से कट जाएगा और ये नियर अबाउट 100 आएगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये समझने वाला है। देखो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे, फ्रीजिंग में टेम्परेचर डाउन करना होता है, इसका ध्यान रखेंगे। डिप्रेशन का मतलब कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको पहले ग्राफ से समझो, देखो ध्यान से। मान लिया ये पॉइंट है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर सोल्यूशन का कम करेंगे तो देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है ज्यादा, तो लाइन ऊपर जाएगी। सोल्यूशन में क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम आएगा। और ये आपका जब आइस बन चुका होगा, यानी बिल्कुल फ्रीज होकर के सॉलिड बन गया होगा, थोड़ा स्टिकी होता है, तो ये लाइन जब मिलाओगे तो देखो ये वाला लाइन क्या बता रहा है, सॉल्वेंट का, तो ये TF नॉट हो गया। ये लाइन क्या बता रहा है, सॉल्यूशन का, यानी TF हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा TF। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा TF कैसे निकालते हैं, तो ये ऐसे निकालते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो कितना कम हो गया भाई, माइनस कर दो तो डेल्टा TF मालूम चल जाएगा। डेल्टा TF एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड किस पर करती है, मोलैलिटी पर। यहाँ से इसको खोलेंगे तो डेल्टा TF बराबर क्या आएगा, KF इंटू मोलैलिटी, सही है ना। मोलैलिटी को फॉर्मूले को ओपन कर लो, ठीक है। कैसे ओपन करेंगे भाई, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या आएगा, W/M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। इसको ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया। मान लिया कि आपको KF सवाल में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, KF नहीं दिया तो वही तरीका है, मरते तो हैं 1000। अभी इससे पहले क्या था, TB था, इसकी जगह पर TF का स्क्वायर करिए। वहाँ डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन था, यहाँ पर क्या करिए, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। समझ गए ना, इसको करके ये आप KF निकाल सकते हैं। और बाकी ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले से सवाल आप लगाएंगे। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक नाम और है, क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं क्या, क्रायोस्कोपी, ठीक है ना। और ये क्या है, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल W क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। चलिए भाई, तो एक सवाल हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। अमाउंट ऑफ यूरिया टू डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस डिप्रेशन, मतलब कम हो जाना, कितना, 0.16 डिग्री सेल्सियस इन फ्रीजिंग पॉइंट। गिवन कितना है, KF ऑफ वाटर कितना, 1.86। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फार्मूले से। तो हमारा फार्मूला क्या था भाई, पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, ठीक है, W पूछा है। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा TF बराबर किसके, KF इंटू W/M इंटू क्या करेंगे, 1000 अपॉन कैपिटल W। जी सर, डेल्टा TF मालूम है कितना है, 0.186। कुछ बच्चे कहते हैं डिग्री को केल्विन में कर ले, क्या, क्योंकि ये डिफरेंस है और डिफरेंस चाहे डिग्री में रखो चाहे केल्विन में सेम आएगा, ठीक है ना। आइए KF कितना दिया है, 1.86 इंटू W है ना, अमाउंट ऑफ यूरिया यही निकालना है। और यूरिया का मोलर मास निकाल लो, NH2CONH2, यही है आपका यूरिया, है ना। इसका मोलर मास निकाल लो, 14 आएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल करके 60 आएगा। निकालना तो आता होगा ना, तो डिवाइडेड बाई 60 कर लेना, इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, यानी सॉल्वेंट कितना है, यहाँ देखिए 500 ml ऑफ वाटर, ml दिया है तो उसको W में कन्वर्ट करना आप सीख लीजिए कैसे। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से तुम्हें मास चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तुमको पता है, अगर डेंसिटी तुम्हें नहीं मालूम तो वाटर की आधी होगी, 1 रख लो, तो यहाँ कितना आएगा, 500। तो यहाँ पर सीधे सीधे 500 रख दीजिएगा। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना।
ये काट लीजिए 1.86 1.86, ठीक है, 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका W 3 ग्राम, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी समझने वाला भाई। तो वो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में होता क्या है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है। कुछ बायो वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाई टू लो होता है कि लो टू हाई होता है। कुछ नहीं होता, बड़ा ध्यान से सुनिए। हाई टू लो का मतलब क्या, हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या, उसमें सल्यूट ज़्यादा है वो गाढ़ा है। लेस कंसंट्रेटेड मतलब उसमें सल्यूट कम है वो पतला है, बस इतनी सी बात। हाई टू लो मतलब यही है, हाई कंसंट्रेशन मतलब सल्यूट ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, जिधर देखो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को परमिट करता है, अलाउ करता है आना और जाना। सल्यूट के पार्टिकल को परमिट नहीं करता, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए आर पार नहीं जाते। कौन जाता है, सॉल्वेंट, वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो आएंगे जाएंगे, तो ऑस्मोसिस के थ्रू अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल जा रहा है कहाँ, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया कि नहीं? चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, ऑस्मोसिस तो समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे। और जरा समझते हैं, यहाँ देखिए डायग्राम से समझिए, यहाँ पर हाई कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर लेस है, तो बताओ सॉल्वेंट किधर ज़्यादा, लेस वाले में। सॉल्वेंट का वेपर किधर ज़्यादा, लेस वाले में। तो सॉल्वेंट का वेपर ज़्यादा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा। हमें पता है कोई भी चीज़ ज़्यादा वेपर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जलता है, यानी इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जा रहे थे। तो ये प्रोसेस मेरी क्या कहला रही है, ऑस्मोसिस। किसके थ्रू जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब आधा होता है, एक को परमिट कर रहा है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नाम सुने होंगे, नेचुरल में एनिमल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल में कॉपर, फेरस साइनाइड, और भी बहुत सारे होते हैं। अब आइए इसको जरा देखते हैं। जैसे आपने पिस्टन लगा दिए, इसमें से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहा था, अब आपने इधर से प्रेशर बढ़ाया, एक समय ऐसा आएगा इधर का भी प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी तो वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको और भी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये बेसिक सा फार्मूला है, पाई बराबर CRT। इसको अभी आगे चल के समझेंगे कैसे आया। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या सिंप्लीफाई करने के लिए 1/12 यूज कर सकते हैं। T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, चाहे जो भी सवाल लगाना, ठीक है ना। आगे अगर कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो भाई ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV बराबर nRT, इससे भी आपके सारे सवाल लग जाएंगे। बस P को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दो, V वैल्यूम है, N क्या है नंबर ऑफ मोल से, R वही आपका गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरीका इसका और है, ये क्या है, मान लिया आपका लेस कंसंट्रेटेड है, ये हाई है, तो लेस टू हाई जा रहा था, जाता रहा तो इधर का लेवल बढ़ेगा ना, बोलो। तो कितना लेवल बढ़ गया, मान लिया ये लेवल H तक बढ़ गया, ठीक है। तो H जब ये लेवल बढ़ गया, वाटर ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम करेगी, यानी आप नीचे की ओर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, बोलो हाँ ना। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये H हो गया, इसकी डेंसिटी सोल्यूशन की D हो गई, G हो गई ग्रेविटी, तो पाई बराबर HdG, यानी इस फार्मूले से भी ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एसपीएम इसकी बात कर ली थी। एसपीएम नेचुरल होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन है ना, आर्टिफिशियल में कॉपर फेरस साइनाइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आइसोटोनिक का मतलब क्या, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक का मतलब हमारे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। हाइपरटोनिक का मतलब हमारे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम वाले में पाई 1 बराबर पाई 2, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या आएगा, C1 बराबर C2। कैसे, ये CRT होता है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी C1 बराबर C2, समझे।
सी क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, N/B, बोलो तो N1/V1 बराबर N2/V2। इस पर बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे भी। हाइपो में क्या होगा, कम होगा, हाइपर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये तो आपने सुना ही होगा, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या भाई, आपके पास ये क्या है, ये है आपका अंगूर, ठीक है ना, और ये है आपका किशमिश, रेजिन्स, बोलो तो अगर रेजिन्स को क्या कर दें, पानी में मिला दें तो ये फूल करके ये अंगूर बन जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस किशमिश में जा रहे हैं तो ये अंदर जा रहे हैं, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। वैसे उबला हुआ अंडा है, नमक के गाढ़े घोल में डाल दो तो अंडा क्या होगा, थोड़ा साइज कम हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस, उसका पानी निकल गया। तीसरा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये कब होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जहां पर हमने ऑस्मोसिस को रोका था उससे ज़्यादा लगा दे, तो भाई ज़्यादा लगाओगे क्या होगा, तो वापस होने लगेगा, हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से लेस की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके नाम के बारे में आपने सुना होगा, आरओ प्लांट लगाते हैं, प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, है कि नहीं। तो ये एप्लीकेशन आपको पता होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके लॉ भी हैं, जैसे वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, ये क्या कहते हैं, अगर किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, यानी गाढ़ा कर दो तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। दूसरा लॉ है वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, ये क्या कहते हैं, अगर किसी सोल्यूशन को गर्म कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों को मिला लो तो ये क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। यहाँ पर इसको कर लीजिए तो ये बराबर क्या आ जाएगा, पाई बराबर CRT, वही फार्मूला जो भी हम लोग पढ़े थे। तो इसी से आप सीधे सीधे बता सकते हैं। फिर बता दे रहे हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सवाल में, तो आप इस फार्मूले से भी सारे ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल लगा सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बार बार बता क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कभी डेंसिटी देगा, पता नहीं क्या क्या देगा। और जरा देखते हैं, तो इसको लिखो PB बराबर N क्या होता है, W/M, जी सर, W/M इंटू क्या लिख दिया, R इंटू T। तो W/M को जरा इधर ले जाओ तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/V इंटू R इंटू T/M। बोलो W/V को क्या लिखेंगे, डेंसिटी, यानी देर रात में इस फार्मूले से भी आप सवाल लगाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो तुमको कम समझ में आए तो PV बराबर nRT याद कर लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के आपके सारे सवाल लग जाएंगे। क्योंकि ये इससे बहुत सारे डेरिवेशन भी कर सकते हो, बहुत सारे फार्मूला आप बना भी सकते हो, इसलिए ठीक से इसको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जरूरी केस है, अगर कहेगा एक से ज्यादा सॉल्यूट है, अब क्या करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में, कोई दिक्कत नहीं, π1 बराबर π2, लेकिन कैसे निकालेंगे, पहले वाले सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे वाले सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या कर देना है, टोटल वैल्यूम इनटू RT, तो इससे भी आएगा। या एक केस और कभी कभी देता है, मिक्सिंग ऑफ सेम सब्सटेंस बस डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ही अलग अलग है तब कैसे निकालोगे, तो ये फार्मूला है π1B1 प्लस π2B2 अपॉन B1 प्लस B2, समझ गए ना। तो ये दो केस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में ध्यान रखना है। ट्रिकी वाले सवाल इसी फार्मूले पर बनाए जाते हैं, सीधे फार्मूला बेस वाले सवाल हो सकता ना दे, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल देख लेते हैं। What will be the concentration of sucrose which develop the osmotic pressure of 1.5 atm at 300 Kelvin। अच्छा क्या पूछा है भाई, कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है। तो सर इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला देखिए, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन पूछा है, यानी C के लिए क्या कर दो, R इंटू T अपॉन पाई कर दो, सही है ना। R की वैल्यू कितना होता है, 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, इसको रख लीजिए। और नीचे पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, यूनिट का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। 0.0821 इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी ATM में है, ये भी ATM में है, तो ठीक है। बस इसको जैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा, ये नियर अबाउट 0.6 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, तो क्या आएगा, मोल पर लीटर के बराबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वांट ऑफ फैक्टर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूरे लेसन में फंसाने वाला यही है, वांट ऑफ फैक्टर। यानी जब भी कैलकुलेशन में एरर आएगा तो वहाँ पर वो ध्यान रखना है, वांट ऑफ फैक्टर छोड़ा तो नहीं है।
हम तो ये सजेस्ट करते हैं बच्चों को वांट ऑफ फैक्टर हमेशा फार्मूले में लगाए रखो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी या निकालना पड़ेगा या देगा, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होता है, आई बराबर क्या होता है 1 रख देना। आपके सारे सवाल लगते चले जाएंगे। तो सर ये वांट ऑफ फैक्टर का तरीका क्या है निकालने का, तो देखो सबसे पहला तरीका आपको एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देना है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो पीछे अभी तक पढ़ा ना, फार्मूले से जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ रख दो। सर एक्सपेरिमेंटल वो सवाल में देगा, अगर देगा तो इसको डिवाइड करके आई आ गया। मान लीजिए नहीं दिया है तो मोलर मास से पूछेगा, अभी आपने पढ़ा था इसका उल्टा होता है कि नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल और मोलर मास का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ भी देखिए ध्यान रखना है, ये कैलकुलेटेड ऊपर चला गया, एक्सपेरिमेंटल नीचे चला गया। तो कैलकुलेटेड मोलर मास आप फार्मूले से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल सवाल में देगा, समझ गए। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, जानते हो ना डिसोसिएशन, NaCl टूट गया Na+ और Cl- में, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल टेकन, सवाल में कितना इनिशियल मोल दिया है डिवाइड करके आई निकाल सकता है। तो आई वाले सवाल में काफ़ी कैलकुलेशन होता है, काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। तो आई को हमेशा फार्मूले में लगाए रखना। सर कैसे लगाए रखना, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी निकालना कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे आई लगा लेना है। ठीक सर, जैसे अभी पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर दिस, क्या लगाया आई। डेल्टा टीवी निकाला था बराबर दिस, क्या लगाया आई। ऐसे और देखिए डेल्टा टीएफ निकाला था किसके बराबर था, इसका, क्या लगाया आई। पाई निकाला था किसके, सीआरटी के बराबर, क्या लगा आई। तो आई आप लगाए रहना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। इनमें दो केस आपको देखने को मिलता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन में अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है I-1/n-1। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है, इसको ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। यानी जैसे NaCl है टूट गया, Na+ में और Cl- में n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ग्लूकोज है और यूरिया हो गया, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1। आई हमेशा लगाए रखना, ठीक है। अगला भी केस देख लेते हैं फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है फार्मूला, बीटा इज इक्वल टू I-1। यहाँ पर देखना ये 1/n होता है -1। तो बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे, अब भले आपका वैल्यू उसमें नेगेटिव आए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सवाल में वैल्यू आई की पुट करने से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको पता कैसे चलेगा, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको बेंजीन में डाला जाए तो क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइमर। दो लोग जुड़ गए तो डाइमर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। ये फोटो देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी n की वैल्यू 2 आएगी। अब जब यहाँ रखोगे 1/n यानी 2, -1 देखो नेगेटिव आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, ये आई निकालने के बाद टोटल सोल्यूशन में रखने पर वो टोटल प्लस ही आएगा, तो इससे आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं। द ऑब्जर्व एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या है, Ab2 इलेक्ट्रोलाइट, कितना दिया है 65.6, 164 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। अब आइए अल्फा कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा निकालने का एक फार्मूला था, अभी आपने पढ़ा था I-1/n-1, यही था ना। अब तुम्हें आई नहीं पता है और मोलर मास था, इसका मतलब क्या है, आप ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर आप लिखेंगे नॉर्मल मोलर मास, है कि नहीं, और नीचे क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल यानी ऑब्जर्व मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास कितना है भाई, नॉर्मल मोलर मास ये वाला है 164, और नीचे हो गया एक्सपेरिमेंटल यानी ऑब्जर्व कितना है 65 कितना है ये 6। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये नियर अबाउट आपका आ जाएगा 2.5, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ फेंको और मजा देखो, तो अल्फा बराबर आई की वैल्यू 2.5 -1, n की वैल्यू AB2 है, यानी कितने पार्टिकल बनेंगे, A के 1 और B के 2, यानी टोटल पार्टिकल कितने आएंगे 3 आएंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 - 1 कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 0.75, यही हो गया DOD।
अगर परसेंटेज में चाहते हो तो भैया 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये वैल्यू 75% आ जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सोल्यूशन ऑफ। देखिए बॉइलिंग पॉइंट यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, कितने होंगे। अब इसमें देखो यूरिया क्या है, एक ही पार्टिकल होगा, एल्युमिनियम सल्फेट में 2 और ये 3, यहाँ 5 आएगा। NaCl में 1 और 1 ये 2 आएगा। K2SO4 2 और यहाँ 1 ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं, 3 आएगा। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यानी आंसर क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट। और ये लेसन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आई होप